हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा के बारे में दोबारा से। इस बार की बोरुटो मांगा 10/10 मांगा थी, लेकिन एक्चुअल बात तो ये है कि हर मांगा पिछले एक साल से 10/10 ही जा रही है, पता नहीं कैसे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से ओमनीपोटेंस जो है वो एक्चुअल वर्ल्ड में लगा है, ना कि बोरुटो मांगा के अंदर, वरना ये सब हो ही नहीं पाता। पहले हम गारा की बात कर लेते हैं। गारा का हाल हमेशा से ही नारुतो हो या बोरुटो एरा हो, दोनों में ही बहुत बुरा हाल रहा है। क्योंकि अगर हम नारुतो शिपुडेन के अंदर देखें तो नारुतो शिपुडेन के अंदर सबसे पहले गारा को ही टारगेट किया गया था और गारा वहां मर चुका था, लेकिन शुक्र हो वो दादी अम्मा का जिन्होंने उसे दोबारा से जिंदगी दी। लेकिन आज सिचुएशन सेम है दोस्त, क्योंकि अब दोबारा से गारा के पीछे खुद उसके बेटे का क्लोन लग चुका है। और मान लो रियू नहीं आता है सैंड विलेज के अंदर, तो भी गारा की इतनी बुरी हालत है कि वो कहीं अंदर ही अंदर मर न जाए। बिकॉज जो शिंकी ने सीलिंग जुत्सु लगाया है उसके वजह से उसे कोई तोड़ नहीं पा रहा है। और अगर मान लो रियू आता भी है और वो उस सीलिंग जुत्सु को तोड़ता है, तो भी उसने वो खुद ही एग्री किया है कि वो उस सीलिंग जुत्सु को तोड़ सकता है, इवन वो गारा को मार के रहेगा। क्योंकि फर्स्ट बंदा जिसे वो प्यार करता है वो ही उसके दिमाग में आ रहा है। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। और ये चीज चैप्टर 5 के अंदर भी हमें बताया गया था। जूरा ने जब पहली बार ये सारे के सारे शिनजू समन हुए थे चैप्टर 5 के अंदर, उस टाइम पर जूरा ने इन तीनों से पूछा था कि भाई तुम्हारे मन में कौन आ रहा है जो तुम्हारे लिए इतना ज्यादा प्रीसियस है, पहले तुम्हें उसे ही मारना होगा वरना वो तुम्हारे टारगेट में आएगा। क्योंकि तुम्हारा इंस्टिंक्ट इस वक्त बोल क्या रहा है वो जानो। और यही चीज आज शिंकी के क्लोन के साथ भी हो रही है, क्योंकि शिंकी को सबसे ज्यादा प्यारा था गारा, और गारा ही रियू के दिमाग में आ रहा है क्योंकि रियू है शिंकी का क्लोन। और वैसे भी गारा के लिए हमेशा ही सेकंड हाफ बहुत बेकार रहा है। बट अब हम सीधा बात करेंगे मैन ऑफ द मैच कोड की। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। मुझे कोई इतना समझा दो कि भाई कोई इतना यूजलेस कैसे हो सकता है। क्योंकि कोई विलन है उसके बाद भी उसका एक दबदबा होता है। इसका दबदबा तो छोड़ो, कोई इससे डर जाए वही बहुत बड़ी बात है। आज मैं कह रहा हूँ कि इस बंदे ने कसम से साकुरा को पीछे छोड़ दिया है यूजलेस पंथी के मामले में। साकुरा ने फिर भी हीरो होने के बावजूद भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन एज अ विलन होने के बावजूद भी इस कोड ने कसम से कह रहा हूँ एक काम नहीं किया है ढंग का। कोड अगर इस मांगा में साइड कैरेक्टर भी होता तो इसके लिए बहुत बड़ी बात थी। भाई अगर ऊपर से इशिकी भी देख रहा होगा ना इसको, तो इशिकी भी सोच रहा होगा किस चूतियों को काम दे दिया यार। क्रोध के हम छोड़ा, हम संतोष पागल नहीं। ये उस लेवल पे जा भी पाएगा या नहीं जा पाएगा वो तो अलग बात है, लेकिन अगर कोड अपने दिमाग का थोड़ा सही से यूज कर ले तो शायद इसके विनर होने की पॉसिबिलिटी बनती है थोड़ी बहुत। मतलब कोई इतना बड़ा चूतिया कैसे हो सकता है कि जूरा अभी उससे फाइट किया, उसका हाथ काट दिया, उसके बाद भी वो उसकी बात कैसे मान सकता है। इसके लिए तो कसम से एक क्राउन बनता है मिस्टर कोड को। और वो उस पर भरोसा भी कर रहा है कि वो यानी जूरा उसे चाकरा फ्रूट देगा। पगलाए हुए हो क्या? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? जूरा के एक अटैक से कोड का पूरा हाथ कट गया। तो अगर जूरा ने 10% भी पोटेंशियल लगा दिया तो कोड का तो धुआं धुआं हो जाएगा। देखो मुझे नहीं पता कि आगे चल के कोड का कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा या फिर वो और भी ज्यादा पावरफुल होगा, इस पे अभी कोई बहस नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कुछ फैन थ्योरीज के हिसाब से ऐसा माना जाता है कोड जो है वो एक उजुमाकी है, लेकिन वो किसका बेटा है ये नहीं पता। ये कहीं कारिन का बेटा तो नहीं है। अभी ये किसका बेटा है ये हमसे ना पूछो, लेकिन हाँ कोड के जो हेयर थे वो हमेशा से ही रेड थे, और रेड हेयर सिर्फ और सिर्फ उजुमाकी का ही होता है, ऐसा नारुतो फैंडम में माना जाता है। और ये चीज और भी ज्यादा हाईली प्रेशर करती है कि जो कोड है वो उजुमाकी है, क्योंकि जब भी कोई भी उजुमाकी अपनी पावर्स को अनलिमिटेडली यूज करता है तो उसके बाल व्हाइट हो जाते हैं, जैसा कि हुआ नागाटो के साथ एपिसोड नंबर 175 के अंदर, जहाँ नागाटो अपनी पावर्स को लिमिटलेसली यूज करता है पूरे कोनोहा विलेज के लोगों को बचाने के लिए, उनके सोल को वापस उनके अंदर पहुंचाने के लिए। देन उसके बाद उस जुत्सु को यूज करने के बाद उसके जो रेड हेयर थे वो व्हाइट हो जाते हैं, और उसके कुछ ही देर बाद नागाटो मर जाता है। सेम चीज यहाँ पर कोड के साथ भी हुई है। कोड का जब तक उसकी लिमिट्स हटी नहीं थी, जब तक अमादो ने उसके लिमिट्स को हटाया नहीं था, तब तक उसके बाल रेड थे। और जैसे ही चैप्टर 70 के
अंदर अमादो ने कोड के लिमिट्स को हटाया, उसके बाल व्हाइट हो गए और वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गया। लेकिन फिर भी उसी टाइम कोड को डायमंड ने औकात दिखा दी। यार ये बंगार की शक्ल के तेरे बाप को भूल गया क्या? Well, Amado is the mysterious person in a whole Boruto manga. Well, जिसे नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं अमादो कौन है। अमादो का पूरा नाम है अमादो सांजू। अमादो ने अपनी बेटी को बहुत ही जल्दी खो दिया और वो उसे बचा नहीं पाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने ही बेटी का क्लोन बनाया और उसके अंदर सारी की सारी मेमोरीज डालने की कोशिश की, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट था। That's why. बट उसके पास जो उसकी बेटी का क्लोन निकल के आया वो कोई और ही था, वो उसकी बेटी नहीं थी, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे हारने लगा। देन वो मिला जिगन से। जिगन ने उसे कारा का मेंबर बनाया एंड अमादो ने ही कावाकी की पूरी बॉडी को मॉडिफाई किया था आफ्टर दी कार्मा प्रोग्रेशन, क्योंकि कावाकी ही एक ऐसा बंदा था जो जिगन के कार्मा के साथ फुल्ली मैच कर गया था। और उसी कार्मा प्रोग्रेशन के अंदर कोड भी था जो कार्मा एक्सपेरिमेंट के अंदर सरवाइव कर गया था। एंड अमादो ने ही कावाकी एंड कोड के बॉडी को मॉडिफाई किया था एंड कोड एंड कावाकी के अंदर उनके पावर्स की लिमिट भी लगाई थी। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि मामला साफ हो रहा है धीरे धीरे। मेरी ये थ्योरी जो मैं कहने वाला हूँ वो हो सकता है गलत भी हो या सही भी हो, कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अमादो ने जो भी लिमिट लगाई थी कावाकी के ऊपर, उसके लिए हमारे पास ये रीजन कहा गया है अमादो को जरूरत है कावाकी की, उसका एक अलग पर्पज है। दैट्स वाई वो नहीं चाहता तुम भिड़ो फालतू में। और ये बात सही भी है कि अमादो को अपनी बेटी बहुत ज्यादा प्यारी है, इसलिए उसने कारमा कावाकी के अंदर डाला। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कावाकी के पास एक ऐसी गॉडली पावर है जैसा कि डायमंड के पास है, ईडा के पास है, काशिन कोजी के पास है, क्योंकि ये चीज खुद चैप्टर 13 के अंदर काशिन कोजी ने कहा था। अमादो ने सभी को मॉडिफाई किया था शिबाई ओत्सुकी के डीएनए से, जिसमें कुछ लोगों की पावर्स खुली, कुछ लोगों की पावर्स नहीं खुली, कुछ लोगों की पावर्स कुछ देर बाद खुली, जैसे कि काशिन कोजी। मेरे ख्याल से हो सकता है इशिकी ओत्सुकी का प्लान ये होगा कि इशिकी ओत्सुकी शिबाई ओत्सुकी की पावर्स को डायरेक्टली नहीं ले सकता है, बट वो उसकी पावर्स को किसी और में डलवा के तो ले सकता है, जैसे कि कावाकी। दैट्स वाई ये हो सकता है कि कावाकी के कार्मा प्रोग्रेशन होने के बाद और कावाकी की बॉडी मॉडिफिकेशन होने से पहले कावाकी को ट्रेन किया जा रहा था, वो भी जिगन कर रहा था, जिसमें जिगन बोल रहा था कि अपनी पावर्स को समझो, कार्मा को समझो, क्योंकि शिबाई ओत्सुकी की पावर जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसे कावाकी अकेला कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि जिगन की ही इतनी ज्यादा पावर है, सो शिबाई की पावर्स कितनी ज्यादा होगी। दैट्स वाई जिगन पर्सनली इसलिए ट्रेनिंग दे रहा हो क्योंकि शिबाई की पावर्स भी आ जाएंगी और उसकी पावर्स तो हैं मॉडिफिकेशन के बाद। बट एट द एंड क्या हुआ हमें पता ही है, कावाकी भाग गया और वो गया सीधा नारुतो के पास, वो भी मॉडिफाई होने के बाद ही। और तो और कावाकी के अंदर कोई गॉडली पावर भी नहीं आई, और शायद वो इसलिए ना आई हो क्योंकि अमादो ने स्टार्टिंग से कावाकी के ऊपर लिमिट लगा रखी थी, और इवन अमादो ही था जिसने कावाकी को भगाया था, क्योंकि अमादो को पूरे वर्ल्ड को नहीं बल्कि अपनी बेटी को दोबारा देखना था, इसलिए उसने कावाकी को भगाया होगा और काशिन कोजी का साथ लिया होगा। लेकिन आज वही सब दोबारा सामने आ चुका है, क्योंकि यहाँ अमादो का सीक्रेट सीधा बोरुटो ने खोल दिया। अब अमादो का क्या होगा ये तो कावाकी ही जानता है, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है कि अमादो ने आखिरकार लिमिट लगाई ही क्यों। मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि अगर कावाकी किसी ऐसे बंदे से फाइट करता या कोड उसे मार डालता तो उसकी बेटी तो हमेशा हमेशा के लिए चली जाती, क्योंकि उसका डाटा जो है वो उसके कार्मा में है। दैट्स वाई उसने रिस्क लेना सही नहीं समझा। वेल, आपको क्या लगता है, मेरी थ्योरी सही है गलत, प्लीज कमेंट्स में लिख के जरूर बताना और अपनी थ्योरी भी डालना। बाकी आज के लिए बस इतना गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।